नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मैं हूं कुंदन जम्यार। लोकसभा चुनाव के बाद अब सबकी नजरें 10 सीट पर होने वाले उपचुनाव पर टिकी हुई हैं। विधानसभा के 10 सीट पर उपचुनाव होना है। इस चुनाव में एक और बीजेपी गठबंधन है, जिसकी हाल में लोकसभा चुनाव में हार का सामना इस गठबंधन को करना पड़ा। तो दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक है, जो यूपी में जीत से बेहद उत्साहित है। एक तरफ योगी हैं, जिनकी साख दांव पर है, तो दूसरी तरफ अखिलेश हैं, जो पीडीए के भरोसे इस बार भी चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे पर रिपोर्ट की अगर बात करें, नतीजों को रिपीट करने की कोशिश दरअसल इंडिया गठबंधन करने की कोशिश करेगा। इसके लिए बीजेपी फुल प्रूफ रणनीति इधर दूसरी तरफ तैयार कर रही है। 10 की 10 सीट जीतने के लिए सरकार और संगठन दोनों ही तैयारियों में जुटे हुए हैं। बीजेपी ने चुनाव के लिए स्पेशल 18 की टीम तैयार की है। इस टीम में योगी मंत्रिमंडल के 18 मंत्री हैं, जिनके लिए हर विधानसभा की सीट तय की गई है। जहां पर उपचुनाव होना है, वहां पर विधानसभा में इन मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। उधर सपा भी जातीय समीकरण के हिसाब से प्रत्याशी उतारने में जुटी हुई है। इस उपचुनाव में खास बात यह है कि पहली बार बीएसपी मैदान में होगी, यानी इस बार उपचुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय रहने वाला है। ऐसे में कौन 10 सीट पर बाजी मार पाएगा, कौन होगा 10 सीट का बॉस, तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर आगे होने वाले उपचुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। ये तैयारी सरकार और संगठन दोनों स्तर पर है। पार्टी ने उपचुनाव वाली सभी सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। प्रत्याशी चयन की कवायद भी शुरू कर दी गई है। उपचुनाव जीतने के लिए पार्टी ने फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत पार्टी पहले रूठे नेताओं को मनाएगी। इसके लिए अनुसूचित जाति मोर्चा की तरफ से प्रदेश भर में अभियान चलाया जाएगा। पार्टी की कोशिश है कि विधानसभा उपचुनाव से पहले ही ये अभियान पूरा करके इन्हें संगठन में दोबारा से सक्रिय कर लिया जाए। राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष भी पूरी तरह एक्टिव हो गए हैं। 2 दिनों के लखनऊ दौरे पर बीएल संतोष ने उपचुनाव के लिए पूरा खाका खींच दिया है और उन्होंने सभी नेताओं को उपचुनाव में मजबूती से लड़कर जीत सुनिश्चित करने का लक्ष्य दिया है। जब तक हौसला नहीं होगा, कोई फैसला नहीं होगा। जब सब अपनी अपनी सोचेंगे तो किसी का भला नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो आज 16 सदस्यीय कमेटी बना करके जो उपचुनाव होने हैं 9 स्थानों पे, 9 विधानसभाओं पे, उसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। क्योंकि कार्यकर्ताओं के अंदर जो हौसले की आवश्यकता थी, उस हौसले को भरने का काम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। लोकसभा चुनाव में विधायक से सांसद बनने के चलते खाली हुई सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। सीएम योगी ने 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपने 16 मंत्रियों की स्पेशल टीम बनाई है। यूपी सरकार के मंत्रियों को एक एक विधानसभा सीट का जिम्मा सौंपा गया है। ऐसी ही जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई, बल्कि विधानसभा सीट के जातीय समीकरण के लिहाज से मंत्रियों को लगाया गया है, ताकि उपचुनाव में जीत का सियासी बैलेंस बन सके। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद से ही यूपी में घमासान मचा है। चुनाव में पार्टी की हार के लिए सब एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। ऐसे हालात में कोर कमेटी की मीटिंग हुई। सबने मिलकर तय किया कि उपचुनाव में जान लगा देना है। लक्ष्य सभी 10 सीटें जीतने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 10 सीटों पर कौन बाजी मारेगा, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब तो जब विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे आएंगे तब मिलेगा। लेकिन कुछ सवाल है उससे पहले। बीजेपी के स्पेशल 18 सपा की डगर कठिन कर पाएंगे क्या, ये बड़ा सवाल, सबसे पहला सवाल है। इसके अलावा पीडीए को टक्कर दे पाएगा क्या डीपीए का जिक्र किसने किया, ये भी हम आपको बताएंगे। और डीपीए क्या आपको बताएंगे। 10 सीट पर कौन जीत हासिल कर पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। किसके पक्ष में जातीय समीकरण है, क्योंकि इस बार कहा गया कि जातीय समीकरण की वजह से बीजेपी को वो हासिल नहीं हुआ जो हासिल करना चाहती थी बीजेपी। कुल मिलाकर के तो जातीय समीकरण किसने साधा है और कौन इस जातीय समीकरण को साधने में कामयाब रहा है, ये जानना बेहद जरूरी है और ये देखना बेहद जरूरी है।
चलिए, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हीरो वाजपेयी जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और बाकी मेहमान में जुड़ेंगे। तारिक अहमद लारी हमारे साथ प्रवक्ता एसपी के जुड़ेंगे, प्रदीप सिंह प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ेंगे, दुर्गेश उपाध्याय हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं। हीरो वाजपेयी साहब, पहला सवाल ये कि लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो ऐसा लगता है कि ये जो उपचुनाव होने वाला 10 सीटों पर, उसमें आप कहीं कमजोर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो लोकसभा के विधानसभा वाइज नतीजों को देखें तो 7-3 का आंकड़ा है। कैसे इन 10 सीटों के लिए रणनीति आप लोग बना रहे हैं? देखिए, देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी और हिंदुस्तान का ऐसा लोकतंत्र है कि चुनाव लगातार होते ही रहते हैं। एक खत्म होता है, दूसरा सामने आ जाता है। तो हमारी पार्टी लगातार उस पर कार्य करती रहती है। और ये जो चुनाव है, जरूर है लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई हैं और इंडिया अलायंस की सीटों में बढ़त हुई है, लेकिन ये चुनाव खत्म हो चुका है। जो तमाम सारी कमियां, जो तमाम सारी अफवाहें, जो तमाम सारी ऐसी चीजें थी जिनकी वजह से लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम आई, भारतीय जनता पार्टी ने आत्मलोकन किया, आत्मविश्लेषण किया, समीक्षा की और दोबारा से मैदान में उतर पड़ी है। हमारे अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लगातार भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। अपनी कमियों का भी अवलोकन करना चाहिए। हम ऐसी एक पार्टी है, एकमात्र पार्टी है भारतवर्ष की जो अपनी कमियों पर भी अवलोकन करती है और कमियों को दूर करने का प्रयास करती है। हम जनता के बीच में जाना शुरू कर दिए और मुझे लगता है आगामी 10 सीटें ये फिर से एक लिटमस टेस्ट होने जा रहा है। हीरो वाजपेयी साहब, जब लोकसभा चुनाव का नतीजा है, आपने समीक्षा का चूंकि जिक्र कर दिया, तो 10 सीटें और 10 कमियों का जिक्र किया गया था, संगठन ने उन कमियों का जिक्र किया था। मैं जानना चाहता हूं उन 10 कमियों को क्या इस विधानसभा के उपचुनाव में आप लोग दूर कर पाएंगे पूरी तरीके से? देखिए, जीतने के भी 100 कारण होते हैं और हारने के भी 100 कारण होते हैं। हर लोकसभा का अलग अलग कारण है। कुछ कारण एक दूसरे से मैच करते हैं और कुछ कारण अलग अलग विधानसभा के और अलग लोकसभा के हिसाब से बदलते जाते हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके पास कार्यकर्ताओं की फौज है, हमारे पास नेताओं की फौज है, संगठन की फौज है, हमारे मंत्री लगे। मुझे लगता है उन कमियों पर निगाह जरूर गई है हमारी, जिन कमियों को दूर करने। और एक और बड़ी बात है कि जो ये चुनाव आ रहे हैं, मुझे लगता है जो चुनाव गुजर गया और जिस तरह से मतदान हुआ, हम मैंडेट का सम्मान करते हैं, लेकिन अब मतदाता को लगने लगा है कि मुझसे कुछ गलत हो गया, जो वोट डालने नहीं गए या इन्होंने जो भावावेश में या तमाम अफवाहों की वजह से दूसरी तरफ वोट कर दिया, किसी ने किसी चेहरे को देख के, किसी ने, अब वो भी मानता है कि एक बहुत बड़ी गलती हो गई। भारत विकास की जिस यात्रा में आदरणीय नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में बहुत तेजी से बढ़ रहा था, हमने उसमें अपना योगदान नहीं किया। मुझे लगता है आगामी चुनाव में 10 सीटों पर वो जो वोटर हमसे कम हुआ है 6-7%, वो वाजपेयी साहब में जुटेगा और 10 की 10 सीटों पर हमें विजय मिलेगी। ठीक है, दुर्गेश उपाध्याय जी, एक बार फिर से बीजेपी दावा कर रही है कि 10 से 10 सीटें आप जीत जाएंगे, 80 में से 80 के नतीजा हमने देखा है। यहां पर देखिए 5-5 सीटों का आंकड़ा है। 5 सीटें इंडिया गठबंधन के पास है, जो मौजूदा वक्त की अगर बात करें, सीटें तो खाली हो गई वैसे तो, और 5 समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बात कर लें और बीजेपी की बात कर लें और बीजेपी के सहयोगी की बात, 5-5 का आंकड़ा है। कौन सी सीट जो है आपको मुश्किल लग रहा है बीजेपी के लिहाज से? बीजेपी तैयारी कर रही है, 18 मंत्रियों की फौज उतार दी गई है, लेकिन कौन सी सीट बीजेपी के नजरिए से आपको मुश्किल लग रहा है? चूंकि लोकसभा चुनाव अभी भी गए हैं, उसके आधार पर मैं पूछ रहा हूं। देखिए, अभी जो हम लोग हीरो वाजपेयी जी को सुन रहे थे, एक बात तो समझनी पड़ेगी कि इस बार के लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार का प्रदर्शन रहा है भारतीय जनता पार्टी का, निश्चित रूप से उस पर पार्टी में मंथन भी चल रहा है, तरह तरह की बैठकें हो रही हैं और उसको अब ये भारतीय जनता पार्टी में डाउन द लाइन एक मैसेज गया है कि हमें जो है अपनी तैयारी को दोगुना करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से इंडिया अलायंस ने इस बार लोकसभा का प्रदर्शन रहा है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के सामने निश्चित रूप से एक चुनौती है। लेकिन मैं यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, जहां तक मैं समझता हूं कि लोकसभा चुनाव का जो डायनामिक्स होता है वो और विधानसभा चुनाव का जो डायनामिक्स होता है वो पूरी तरह से अलग होता है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को अगर हम आधार बना करके विधानसभा चुनाव
ये इन उपचुनाव को देखा आकलन करने बैठेंगे तो मुझे लगता है कि ये न्यायोचित नहीं होगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर 2022 में जिस तरह की स्थिति थी, वो जाहिर सी बात है कि वहां पर भी समाजवादी पार्टी और अब कांग्रेस जो है एक साथ अब आकर के और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने का काम कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए इन सीटों को जो है निकालना एक अच्छा खासा चुनौतीपूर्ण काम होगा। जैसा कि आपने बताया भी, हम सब लोग जानते भी हैं कि एक भारी भरकम फौज जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उसमें निर्देशन में उसको उतारा गया है, वो ग्राउंड पर काम कर रही है। टोटल एक जो फीडबैक का सिस्टम है वो लगातार उनके पास आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़ाई जो है कांटे की रहेगी। अभी कुछ भी तारिक साहब, ठीक है, सिर्फ तारिक साहब के पास जुड़ गए दुर्गेश जी, लेकिन हमें देखना पड़ेगा सिर्फ सरकार नहीं, संगठन के जो पदाधिकारी उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है इन 10 सीटों में। तारिक साहब, स्वागत है आपका, रेट से जुड़े आप, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि 10 सीटों में कितनी सीटें आप लोग जीत पाएंगे और किस आधार पर? देखिए, हमने अभी लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, जनता को कोटि कोटि नमन, उनका धन्यवाद। बीजेपी प्रवक्ता को मैंने सुना, विजडम, जनता का जो विवेक है उस पर सवाल उठा रहे, कह रहे जनता से गलती हो गई। कैसे? आपको पहला सवाल कि आपको कैसे पता कि जनता ने मान लिया कि जनता से गलती हो गई? 3 करोड़ लोगों ने लगभग वोट दिया गठबंधन को, क्या सबने आपके कान में बताया आपको? शर्म। चलिए, तारिक खान से लगता है कि संपर्क टूट गया है, कोई नेटवर्क इशू है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चलिए, जो सवाल उठा रहे हीरो वाजपेयी साहब, उसका जवाब दे लीजिए। तारिक खान कह रहे हैं कि भैया कैसे आपको पता कि गलती हो गई जनता से? देखिए, इतनी बड़ी, मैंने कहा ना, पार्टी है, लोगों के बीच में गए, कई बार लोगों ने बातचीत में अपनी बातें कही कि भैया हमने इस वजह से वोट कर दिया, हमने इस वजह से वोट कर दिया, हमने प्रत्याशी की वजह से वोट कर दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी कमियों को जानने निकलेगी तो आपको महसूस जरूर होगा। देखिए, मैं मानता हूं कि इंडिया अलायंस चुनाव जीता है यहां पर उन सीटों पर देश में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है, इसको खारिज करना भी ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जमानतें जब्त हो गई हो, जो नहीं है। हमको अच्छा खासा वोट मिला है और अभी भी जो सपा गठबंधन है उससे 8% ज्यादा वोट मिला है, और जो वोट हमें पिछली बार मिला था उससे भी ज्यादा वोट मिला है इन टोटो अगर जोड़ा जाए। तो ये बात अब लोगों तक पहुंचने लगी और कई बार एहसास होता है, जो आपने कहा कि अभी कह रहे थे, जो कि हर चुनाव का एक डायनेमिक्स होता है और हर चुनाव का एक डायनेमिक्स अलग अलग होता है। इन 10 सीटों का चुनाव है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की एक सक्षम सरकार है, एक कठोर प्रशासक है, एक सख्त प्रशासक है, एक ईमानदार प्रशासक है, और लोगों को पता है कि इन 10 सीटों पर चुनाव करके हम अपने क्षेत्र को विकास की तरफ ले जाना चाहते, ना कि इस प्रतिद्वंदता में कि चुनाव हो रहा है और हमें यहां हराना है, यहां जिताना है। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव जो है इस बार बेहतर होगा, और मुझे लगता है कि मजबूत विपक्ष होने से भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को आम जनता तक पहुंचकर उनकी जो सुख सुविधा है, जो कठिनाइयां हैं, उनको जानने के लिए भी पहुंचने में। ठीक है, वाजपेयी साहब, मैं लौटता हूं। प्रदीप सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप सिंह जी से मैं एक सवाल है, तो प्रदीप सिंह साहब, पहला सवाल तो यह बनना चाहिए कि भाई आप लोगों को गठबंधन में कितनी सीटें मिलेंगी और गठबंधन कैसे इस उपचुनाव को देखता है? अगस्त सितंबर में उम्मीद की जा रही है कि चुनाव होगा, तो क्या तैयारी कांग्रेस की है उपचुनाव के मद्देनजर और कितनी सीटें कांग्रेस को मिल सकती है? देखिए, इस गठबंधन और इस उपचुनाव में सीटें महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है इस प्रदेश में युवाओं के साथ जो छल हुआ है, जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है, और अब तो पेपर लीक से भी आगे बढ़ गए, पूरी कॉपी बदल दी जा रही है। किसानों को अराजक कहा गया, उनकी आय दुगनी करने का वादा करते करते 27 रुपए प्रतिदिन उनकी आय कर दी, 74,000 रुपए कर्जा कर दिया। महिला सुरक्षा पर बात करते करते ब्रजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद जैसे लोगों को संरक्षित करते नजर आए। और इतना अभी ये जब बात कर रहे हैं, 2 दिन पहले या इसी राजधानी के अंदर के बेटी के ऊपर एसिड फेंका गया। अपराध की बात करते करते जो हाथरस की घटना पर आज भी सरकार मुख्य आरोपी के लिए मौन है, FIR में उसका नाम तक नहीं है। तो इन मुद्दों पर अगर चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं, हमसे मतदाता कह रहे हैं कि हमसे चूक हो गई। आप ये बात कह के उन मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं, आप लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं।
कम से कम यह बात आपको महसूस करनी चाहिए कि सरकार से में कुछ कमियां रही हैं। आप कानून व्यवस्था के नाम पर आए थे, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। महिला सुरक्षा में, बाल अपराध में आप उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 है। महंगाई चरम पर है। जब शाही जी का बयान आ रहा है कि 100 रुपए से ऊपर तो दाल ही नहीं है, जबकि 180 से नीचे कोई दाल नहीं है। आपके शाही जी का बयान इस तरह का आता है। हाँ, ठीक है, तरह का असंवेदनशील बयान अगर कृषि मंत्री का आ रहा है। ठीक है प्रदीप जी, मैं लौटता, चूंकि आपने बहुत गंभीर आरोप लगा दिए, तो हीरो वाजपेयी जी को मौका मिलना चाहिए छोटा जवाब देने के लिए। हीरो वाजपेयी साहब जल्दी से, फिर मैं तारिक जी के पास जाऊंगा। देखिए, मुझे लगता है कि आपने जो प्रश्न उठाया कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, वो देखिए शुरू हो गई नूरा कुश्ती। यदि मुझे हरियाणा में दोगे, यदि मुझे महाराष्ट्र में दोगे, तो मैं तुम्हें यहां 2 दूंगा। तो ये खेल चलता रहेगा, उससे भारतीय जनता पार्टी को लेना देना नहीं। चुनाव यहां पर जो हो रहा है वो अब की देखिए मुद्दों पर हो रहा है। इन्होंने कहा कि हम चुनाव जीते हैं, और चुनाव अगर ये यहां जीते हैं तो बेहतरीन चुनाव लड़ने की बात करें ना। क्यों ये कहते हैं कि साहब हम अभी तय कर लेंगे? आपका अपना गठबंधन तय नहीं है, आप भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठा रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के पास एक नेतृत्व है, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, अपने संगठन के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और मैं पूरी शिद्दत और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि देखिएगा, इस बार स्कोर कार्ड बहुत बदला नजर आएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें इस चुनाव में हुई हैं जिनको लोग मानते थे कि ये प्रभावशाली नहीं रही। कभी कभी चुनाव में बहुत सारी ऐसी चीजें जो लगती अनुपयुक्त है, इनका जवाब देना जरूरी नहीं है, और वो चुनाव में काम कर जाती। मुझे लगता है बार बार ये जो फ्लूक है वो नहीं चल पाएगा। इस बार धरातल पे चुनाव होगा, लोगों की जरूरतों पे चुनाव होगा, लोगों के काम पर चुनाव होगा, और इस चुनाव में ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलायंस कहीं टिकने नहीं जा रहा। ठीक है तारिक साहब, आपकी बात बीच में रुक गई थी, नेटवर्क का इशू था कुछ। तारिक साहब, लेकिन मैं जानना चाहता हूं किस आधार पर, मेरे सवाल को समझिए, किस आधार पर यह विधानसभा का उपचुनाव आप लड़ेंगे और जीतने की कोशिश करेंगे? आधार क्या होगा? आधार बहुत सीधा है। आधार इनकी नीतियां हैं, प्रदेश की और केंद्र। जितनी इनकी खराब नीतियां हैं उन्हीं पे आधारित चुनाव हमने पहले भी लड़ा था, जनता तक पहुंचाया, और वही इनकी जो नीतियां प्रदेश और केंद्र दोनों की, उसको जनता से कम्युनिकेट करेंगे। जब हम कम्युनिकेट कर रहे थे जनता से, तो ये कह रहे थे ये झूठ बोल रहे हैं। जनता के विजडम पे सवाल खड़ा करते हैं ये लोग, आप बात समझिए, उसके विवेक पे सवाल करते हैं। जब 17 जीतते हैं तो जनता बहुत अच्छी, बहुत समझदार, 19 जीते बहुत समझदार, 22 जीते वाह वाह जिंदाबाद जनता। फिर जनता ने आपको वोट नहीं दिया, वो जनता गलती होगी, जनता से नासमझ है, बेवकूफ है। आप जनता का अनादर नहीं कर सकते। उन्होंने आपको वोट नहीं दिया, मिला भाजपा को। अरे सुन लीजिए, सीटें आप नहीं जीते ज्यादा, वोट बहुत बार ज्यादा मिला है। ओवरऑल वोट तो आपको कम मिला है, फिर सत्ता छोड़ दीजिए, मोदी जी रिजाइन कर दे, ये कौन सी बात है? आप सीटें कम जीते, जिस टाइप का लोकतंत्र है हिंदुस्तान में, उसी पे बात करनी पड़ेगी। अब मैं कह रहा हूं, जब अखिलेश जी हार जाते हैं 17 में, अखिलेश यादव की हार है, 240 सीटों वाला रिजाइन कर दे, नेतृत्व में 240 सीट जीत के रिजाइन कर दे। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी हार गई, और जब आप कम सीटें जीतेंगे, वो प्रत्याशी हारा है, योगी नहीं हारा, मोदी नहीं हारा। क्यों? आपके नेता लीड कर रहे थे, योगी लीड कर रहे थे, मोदी लीड कर रहे थे, आप कम सीटें जीते। एक बार भी आपने सामने आकर कहा क्या? तारिक साहब, आपके डिबेट करने का तरीका बदला हुआ से मैं देख पा रहा हूं। जीत के बाद जो है आपका तरीका बदला से दिखाई दे रहा है। अच्छी बात है। दुर्गेश उपाध्याय जी, मैं जानना चाहता हूं सर, एक चीज मैं जानना चाहता हूं दुर्गेश जी की उपचुनाव का जो कहा जाता है भाई, सत्ता पक्ष के लिए उपचुनाव जो है बहुत आसान होता है, क्योंकि जनता को पता है कि भाई सत्ता पक्ष के आप साथ जाएंगे तो आपके इलाके में विकास हो सकता है, ये गुंजाइश दिखाई देती है। इस लिहाज से बीजेपी के लिए कितना आसान रास्ता और इंडिया गठबंधन के लिए कितना मुश्किल रास्ता? देखिए, अभी जो थोड़ी देर पहले मैं बात कह रहा था, जो विधानसभा के चुनाव होते हैं वो कहीं ना कहीं उसमें सरकार जो है, जो सरकार अभी रूलिंग गवर्नमेंट है, लोग उसको देखते हैं कि भाई अगर जो सत्ता पक्ष है वो हमारे लिए क्या कर पाएगा। लेकिन इस बार थोड़ी सी तस्वीर चूंकि बदली हुई है, और हमें थोड़ा अगर हम पीछे जाएं तो ये भी देखना पड़ेगा कि जिन सीटों पर बाई इलेक्शन है वहां पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का एक जो है एक बढ़त उस समय रही है। इस बात को हम लोग मानने से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अभी ये देखना पड़ेगा कि योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है वो उसका जो एक इफेक्टिव
जो कार्य करने की जो एक संस्कृति उन्होंने पैदा किया है, लोगों को वो लोग उसको ओवरलुक अभी नहीं कर पाएंगे। मेरा ऐसा मानना है, वो चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, इन्वेस्टमेंट की बात हो, या परसेप्शन जो लॉ एंड ऑर्डर पर योगी आदित्यनाथ सरकार बनाने में कामयाब हुई है, तो उसको मुझे लगता है कि जनता के बीच ये एक बड़ा मुद्दा रहता है। और जब भी चुनाव होंगे, खासकर जिन विधानसभा सीटों पे चुनाव है, वहां पर भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा और लोग जो है विधानसभा के चुनाव में ये देखना चाहेंगे और ये पसंद करेंगे कि वो एक ऐसे नेता को चुन करके भेजें जिसकी कम से कम नुमाइंदगी, जिसकी सुनवाई कम से कम स्टेट गवर्नमेंट में इफेक्टिवली हो। दुर्गेश मैं आ रहा हूं। हीरो वाजपेयी जी, मैंने तारिक साहब से सवाल पूछा कि भाई किस आधार पर चुनाव लड़ेंगे। तारिक साहब कह रहे हैं कि भाई वही आधार है, वही मुद्दा है जो लोकसभा के चुनाव में हुआ। अगर वही मुद्दे हावी होते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों को विधानसभा वाइज अगर हम देखें तो 7-3 का आंकड़ा बैठता है, यानी कि आप 3 सीटें जीतेंगे, आपका गठबंधन और समाजवादी पार्टी गठबंधन 7 सीटें जीत सकते हैं, सीधे समाजवादी पार्टी बोलो तो ज्यादा बेहतर है। तो यहां पर मुश्किल होगी क्या अगर वही मुद्दे हावी रहे तो? हीरो वाजपेयी साहब देखिए, पॉलिटिक्स और मैथमेटिक्स दो अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल। और पॉलिटिक्स को मैथमेटिक्स से नहीं जोड़ना चाहिए। अगर हम इसको जोड़ते तो हम ज्यादा सीटें जीतते। जब हम उस मैथमेटिक्स से ज्यादा नहीं जीत सके तो यह ऐसी बात गलत है कि वो सपा की 7 सीटें आएंगी, हमारी 3 सीटें आएंगी। मुझे लगता है कि थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव और जो दोनों प्रवक्तागण कह रहे हैं कि मतदाता को ये जब हमारी पूर्ण बहुमत की सरकारें आई, इन्होंने कहा गुमराह कर दिया है, बरगला दिया है। बरगला नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के पास एक कैडर बेस्ड संगठन है, लाखों कार्यकर्ता हैं जो अब नीचे तक जा रहे हैं और नीचे जा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं। और देखिए, मुझे लगता है मतदाता बहुत ईमानदार होता है। वोट डालने के बाद उसने बता दिया ना कि हमने इस वजह से नहीं दिया आपको, इस वजह से नहीं दिया। कारणों की समीक्षा निकली और एकमात्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान की जो आत्म परीक्षण करती है, आत्मनिरीक्षण करती है और समीक्षा करती है। और समीक्षा में जो बिंदु आते हैं नीचे से लेके ऊपर तक, उस पर कार्रवाई करती है। बाकी तो वन मैन शो की पार्टी है, जो परिवार के मुखिया ने कह दिया वही प्रॉपर्टी में नियम लागू होगा। भारतीय जनता पार्टी उससे अलग है। मुझे लगता है इन दोनों नेताओं को धैर्य रखना चाहिए और इस जो आगामी 10 सीटें उपचुनाव की है, इसमें इन्हें रिजल्ट का अच्छे से आभास हो जाएगा, खुद भी पता लग जाएगा। क्या विधानसभा के लिए, उपचुनाव के लिए जब प्रत्याशी आप लोग तय करेंगे तो जातीय समीकरण को बहुत तवज्जो देंगे आप लोग फिर से? बिल्कुल बिल्कुल, जातियां उत्तर प्रदेश का सच है और जिसको बार बार अभी मोदी साहब ने पूरा यूपी बीजेपी ने पूरे फोकस ही यही है आरएसएस का इनका कि ओबीसी और बैकवर्ड वोट चला गया, कैसे लेके आए। प्रधानमंत्री कहते हैं कोई जाति नहीं है, गरीब किसान यही लोग जाति हैं। फिर बात भी जाति की ही करेंगे। अगर जनता को आपके कार्यकर्ता जान गए कि ये समस्या इसलिए जनता ने वोट नहीं दिया, महंगाई समस्या है, आपने महंगाई कम करने की कोशिश की, महंगाई की वजह से जनता ने वोट नहीं दिया। बेरोजगारी बढ़ी, जनता ने वोट नहीं दिया। आपने कितना एम्प्लॉयमेंट इधर। चलिए तारिक साहब, मैं रोक रहा हूं, चूंकि मुझे पीसीआर से बता दें 1 मिनट का वक्त रह गया है। तो दुर्गेश जी से मैं शुरुआत करता हूं, 10-10 सेकंड में जवाब दे दीजिए। बीएसपी इस बार उपचुनाव लड़ रही है, 10 सीटें चूंकि एक साथ है, तो दुर्गेश जी कोई फर्क पड़ेगा क्या? 10-10 सेकंड में मैं चाहूंगा चारों जवाब दे लें। दुर्गेश जी। चुनाव लड़ने से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा होने वाला है और निश्चित रूप से इसका नुकसान पीडीए और इंडिया अलायंस को होगा। और इस चुनाव में 10 सीटों में से मैं मान के चलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी। तारिक साहब, आप बीएसपी को तो बी टीम बताते रहते हैं, बीजेपी के जल्दी से। नहीं, कोई बी टीम और सी टीम नहीं है। विधानसभा अभी लोकसभा में भी बीएसपी लड़ी थी, क्या कर लिया देख लिया आपने, आगे भी देख लेंगे। लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है। जल्दी से निश्चित तौर पर प्रदेश की 10 सीटों में आवाम समीक्षा करने जा रही है कि आपने नौजवानों के साथ धोखा किया है, आपने महिला सुरक्षा पे आप पीछे रहे हैं, महंगाई पे आप पीछे रहे। इन 10 सीटों पर सर माफी चाहूंगा। हीरो वाजपेयी जल्दी से 5 सेकंड जल्दी से, कोई फर्क पड़ेगा आप लोगों को, फायदा होगा बीएसपी का उपचुनाव लड़ने से? ये देखिए, इस बार फिर वही होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, बसपा, सपा और कांग्रेस और अन्य दल अलग-अलग चुनाव लड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। इस लोकसभा के बाद दिखने लगा है कि ये गठबंधन बिखरने लगा, उत्तर प्रदेश में भी बिखर जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों के चर्चा में शरीक होने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने, तमाम गठबंधनों की अपनी रणनीति है। बीजेपी ने संगठन से लेकर के सरकार तक की फौज इन 10 विधानसभा सीटों पर उतार दिया अभी से काम करने के लिए। लेकिन आखिरकार जनता किसके हक में फैसला देती है, ये देखना होगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही रुकेंगे, छोटी सी ब्रेक।